कक्षा 12 भूगोल पार्ट 1 का पहला अध्याय है मानव भूगोल की प्रकृति और उसका विषय क्षेत्र। प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको बताया था भूगोल की दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में सभी भौतिक चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, प्राकृतिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, और मानव भूगोल में मानवीय तत्वों का अध्ययन किया जाता है जिसकी रचना मानव ने की है। जैसा कि आप जानते हैं, आदिकाल से लेकर आज तक, यानी इस धरती पर मनुष्य की उत्पत्ति जब हुई तब से लेकर आज तक मानव ने प्राकृतिक वातावरण के तथ्यों को लेकर के उनके साथ मिल कर के इस धरती पर एक नया आयाम प्रस्तुत किया है, नई नई रचनाएं की हैं। उन्हीं रचनाओं का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करेंगे। यानी मानव भूगोल में मानव ने जो रचनाएं की हैं, जिन चीज़ों का निर्माण किया है, आज जो नया एक आयाम प्रस्तुत किया है, वो सारी चीज़ों का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ये मानव भूगोल है। तो आज का जो हमारा सवाल है, मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाएं। महत्वपूर्ण शाखाएं, मानव भूगोल का अर्थ हमने देख लिया, उसकी परिभाषा देख लिया। अब हम देखेंगे मानव भूगोल में क्या क्या हमको अध्ययन करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहला चैप्टर सबसे मुख्य होता है। पहले चैप्टर को जितनी भली भांति बहुत अच्छे से आप समझ लेंगे तो चूंकि अगला चैप्टर जो होता है इससे लिंक होता है, वो आगे हमको सही समझ में आता है। ये क्रमबद्ध अध्ययन के अंतर्गत आता है, तो हमें इसको बहुत अच्छे ढंग से समझना है, इसको पढ़ना है। तो आज हमको पढ़ना है मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाएं। यानी मानव भूगोल में हम क्या क्या पढ़ेंगे। मानव भूगोल में हमको पढ़ना है मानव और प्रकृति की अंतर क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक प्रकार के सांस्कृतिक लक्षण जन्म लेते हैं। मानव और प्रकृति की अंतर क्रियाओं के फलस्वरूप, देखिए मानव ने जो कुछ भी आज धरती पर बनाया है, चाहे सड़कें हैं, शहर है, उद्योग धंधा है, भवन है, अधिवास है, रेल मार्ग है, जितनी भी चीज़ें आज धरती पर मानव ने बनाया है, चाहे वो कृषि है, पशुपालन है, व्यापार है, ये सारी चीज़ों की रचना मानव ने की है। तो ये जो चीज़ें मानव ने बनाया हुआ है, वो प्राकृतिक वातावरण के तत्वों से मिलकर ही बनाया है। खेती करता है, जो खनिज संसाधन लोहा है, कोयला है, अभ्रक है, जिन चीज़ों का निर्माण, जिन चीज़ों की मानव ने खोज कर ली है और उसके द्वारा अपने उपयोग हेतु उसको यूज किया है, उसे नई नई चीज़ें बनाया है। तो वो बनाया कैसे? वो प्राकृतिक वातावरण के जो तत्व है, प्रकृति में जो चीज़ पाया जाता है, उन्हीं से मिलकर बनाया है। तो मानव भूगोल में मैंने ये भी आपको बताया था कि मानव और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। तो इसमें देखिए है मानव और प्रकृति की अंतर क्रियाओं के फलस्वरूप, यानी मानव और प्रकृति के बीच जो अंतर क्रिया हो रही है, मानव प्रकृति से मिलकर ही किसी चीज़ की रचना करता है। अगर प्राकृतिक तत्व न हो तो मानव कुछ भी धरती पर निर्माण नहीं कर पाएगा। तो प्राकृतिक तत्व क्या है? प्राकृतिक जैसे भूमि है, जल है, खनिज है, पेड़ पौधे हैं, हवा है, ये सब प्राकृतिक वातावरण के तत्व हैं। तो इन्हीं से मानव ने रचना की है। तो मानव और प्रकृति का संबंध बहुत गहरा है। बिना प्रकृति के मानव इस धरती पर कुछ भी नहीं कर सकता है और ना ही मानव जीवित रह सकता है। सभी जीवों का जो आधार है वो प्राकृतिक वातावरण है। तो इसमें देखिए कह रहा है कि मानव प्रकृति की अंतर क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक प्रकार के सांस्कृतिक लक्षण जन्म लेते हैं। यानी मानव प्रकृति के साथ मिलकर ही नई चीज़ों का निर्माण करता है। जैसे गांव, कस्बा, शहर, सड़क, उद्योग, भवन, कारखाना, जो है कृषि, पशुपालन, मछली पालन, खनिज, लोहा, इस्पात उद्योग, ये बहुत सारी चीज़ें जो आज बनी हुई है, जो हम देख रहे हैं, वो सब किसकी देन है? मानव की देन है। और मानव ने बनाया कैसे? प्राकृतिक वातावरण से मिलकर बनाया, प्राकृतिक वातावरण के तत्वों से बनाया है, क्योंकि प्रकृति ने ये सारे संसाधन, सारी चीज़ें दी है। और उसी से मानव ने क्या किया है कि नए नए चीज़ों का निर्माण आज धरती पर कर दिया है। अपनी सुख सुविधा की चीज़ें बहुत निर्माण कर लिया है। तो वो सारी चीज़ों का जो निर्माण किया है वही मानव भूगोल के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें देखिए मानव प्रकृति की अंतर क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक प्रकार के सांस्कृतिक लक्षण जन्म लेते हैं। जैसे गांव, कस्बा, शहर, सड़क, उद्योग, भवन, इन सभी लक्षणों की स्थिति तथा वितरण का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। अब इसमें हम देखेंगे मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाएं कौन कौन, एक एक करके हम इसको देखेंगे। तो मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाएं आप देखिए, इसमें
मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाएं, ये देखिए मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। पहले है इसमें आर्थिक भूगोल। कौन सा है? पहला हमारा इसमें है आर्थिक भूगोल। ये देखिए आप, पहला है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल, आर्थिक क्रिया क्या है? आर्थिक क्रिया का मतलब यह है कि मानव अपना जीवन यापन करने के लिए जो काम करता है वही आर्थिक क्रिया है। चाहे वो व्यापार करता है, खेती करता है, पशुपालन करता है, किस XYZ अपना जीवन यापन करने के लिए जो काम करता है वो सारी आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। तो आर्थिक क्रिया में कृषि भी आ गया। तो मानव भूगोल की शाखा है, क्योंकि मानव ने ये सब काम किया है। कृषि का जो आविष्कार है वो मानव ने किया है, पशुपालन का जो काम है वो मानव ने शुरू किया है। तो ये मानव भूगोल की शाखा हो गई। आर्थिक भूगोल में, मानव भूगोल की इस शाखा में मानवीय क्रियाओं में विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है तथा इन क्रियाओं तथा वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय का अध्ययन किया जाता है। जो आर्थिक क्रिया है, यानी मानव अपने जीविकोपार्जन के लिए जो काम करता है, जिन वस्तुओं का उत्पादन करता है, उन वस्तुओं का उत्पादन, उनका वितरण, उनका विनिमय, ये सारी चीज़ों का आर्थिक क्रियाओं में अध्ययन किया जाता है। जैसे कृषि कार्य करके मानव अनाज पैदा करता है, तो उन अनाज का उत्पादन कितना करता है, किस तरह से करता है, फिर उस अनाज का किस तरह से उपभोग करता है, कैसे उसका वितरण करता है, दूर दूर तक आप जानते हैं विनिमय के माध्यम से वो दूर दूर तक वस्तुएं जो है पहुंचती हैं, जहां पर जो अनाज पैदा नहीं होता है उन अनाज को दूसरे क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है। तो ये इसका वितरण होता है। वितरण का मतलब हो गया कि अनाज, जैसे गन्ना पैदा हो रहा है तो गन्ने से चूँकि चीनी बनती है, चीनी का उपभोग दूरवर्ती क्षेत्रों में ऐसे लोग भी करते हैं जहाँ पर गन्ना नहीं पैदा होता है। तो ये इसी तरह से हर क्षेत्र में एक किसी न किसी खास वस्तु का उत्पादन होता है, तो वो उसी क्षेत्र में या वही लोग उसका उपभोग नहीं करते हैं, बल्कि उसका उपभोग दुनिया के तमाम क्षेत्र में रहने वाले लोग करते हैं। तो जो वस्तु का उत्पादन होता है उस वस्तु का वितरण भी होता है व्यापार के माध्यम से, विनिमय के माध्यम से, एक दूसरे देश में, देश के अंदर ही एक भाग से दूसरे भाग में उसका वस्तुओं का जो उत्पादन होता है, उसका वितरण होता है, उसका विनिमय होता है। तो ये सारी चीज़ों का आर्थिक भूगोल में अध्ययन किया जाता है। दूसरा हमारा पॉइंट है सांस्कृतिक भूगोल। देखिए दूसरा पॉइंट हमारा है, क्या है? सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल क्या है? सांस्कृतिक भूगोल का मतलब यह है कि मनुष्य ने जो बनाया हुआ है, सांस्कृतिक भूगोल, सांस्कृतिक जो रचना की है उसमें मानव ने जो बनाया है वो सारी चीज़ें सांस्कृतिक है। तो सांस्कृतिक भूगोल में क्या है? मानव भूगोल की इस शाखा में स्थान और समय के संदर्भ में मनुष्य के सांस्कृतिक पक्ष, धर्म और दृष्टिकोण का अध्ययन किया जाता है। ये चीज़ हो गया। और उसके बाद तीसरा है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल में देखिए क्या है? सामाजिक भूगोल में विभिन्न मानव समूह यानी मानव जो है आदिकाल से ही एक समूह में रहता है, एक समाज में रहता है, समाज की रचना होती है, क्योंकि समाज में ही मानव की आवश्यकता की पूर्ति होती है, इसलिए मनुष्य एक समाज में रहता है, एक समूह बनाकर रहता है, वहीं उसकी सुरक्षा होती है, वहीं उसकी ज़रूरत पूरी होती है। सबसे ज़्यादा सुरक्षा वो समाज में महसूस करता है, इसलिए समाज में रहता है। समाज की रचना मानव ने की है। तो सामाजिक भूगोल में सामाजिक मानव समूहों का अध्ययन किया जाता है और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों की समीक्षा की जाती है। यानी जो दुनिया के अधिकांश भागों में रहने वाले लोग हैं, किसी न किसी तरह उस समाज में रहते हैं, एक समूह में रहते हैं। तो उन समूहों की जो रचना है वो रचना कैसे हुई है, उनका संगठन कैसे हुआ है, उनका क्रियाकलाप कैसे है, वो किस तरह से व्यवहार करते हैं, कार्य करते हैं, और उस समाज का जो पर्यावरण है, उस पर्यावरण का जो है संबंध किस प्रकार से मानव समूह पर है, मानव समूह और पर्यावरण के बीच क्या संबंध पाया जाता है, ये सारी चीज़ों की जो है का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा है जनसंख्या भूगोल, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। जनसंख्या भूगोल में मानव भूगोल की शाखा में जनसंख्या, उसके वितरण, घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, साक्षरता, आयु, लिंग अनुपात, प्रवास, जनसंख्या वृद्धि, जननांग की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। तो जनसंख्या भूगोल में हमें स्पेशली जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान ली किसी स्थान की, किसी देश की जनसंख्या का हमको अध्ययन करना है, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि वो जनसंख्या, वहाँ की कुल जनसंख्या कितनी है, वहाँ पर जनसंख्या का जो वितरण है वो कैसा है। यानी उस देश, जिस देश विशेष का हमें अध्ययन जनसंख्या का करना है, तो हम देखेंगे उस देश के जो भू क्षेत्र है, जो पूरा एरिया है, उस पूरे क्षेत्र में क्या जनसंख्या का वितरण समान है। जनसंख्या का वितरण समान कभी भी नहीं होता है। मानव उन क्षेत्रों में ज़्यादा बसता है, ज़्यादा जो है रहना चाहता है जहाँ पर उसके रहने की कंडीशन अच्छी होती है। जैसे समतल भूमि है, उपजाऊ भूमि है, औद्योगिक नगर हैं, सड़कें हैं,
तो ऐसे भागों में जहाँ जल की उपलब्धता ज़्यादा है, ऐसे भागों में मानव ज़्यादा रहता है। तो किसी भी देश में जनसंख्या का अध्ययन हम करेंगे तो वहाँ पर जनसंख्या का जो वितरण है समान नहीं होता है, बल्कि जनसंख्या का वितरण असमान होता है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ जनसंख्या कम होती है, जैसे रेगिस्तानी एरिया है, पहाड़ी एरिया है, बीहड़ एरिया है, जहाँ सुरक्षा मानव की सुरक्षा का खतरा है, तो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। तो जनसंख्या भूगोल में इस पूरा टोटली जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, जनसंख्या के वितरण का अध्ययन किया जाता है, जनसंख्या का घनत्व कितना है अध्ययन किया जाता है, और जन्म दर वहाँ पर देश में या किसी क्षेत्र के रहने वाले जो लोग हैं वहाँ की जन्म दर क्या है और मृत्यु दर क्या है, साक्षरता कितने लोग साक्षर है, पढ़े लिखे हैं, आयु जो है प्रत्याशा क्या है, लिंग अनुपात, स्त्री पुरुष का अनुपात है, कितने पुरुष हैं कितने स्त्री हैं, प्रवास की क्या स्थिति है, यानी किस तरह लोग गांव से शहर की तरफ, शहर से गांव की तरफ क्यों प्रवास करते हैं, प्रवास का क्या कारण है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, जनसंख्या की वृद्धि की क्या दर है, जननांग की विशेषताओं का, ये जनसंख्या भूगोल में सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या से संबंधित सारे पहलू का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है इसमें देखिए ऐतिहासिक भूगोल, हमारा इसमें क्या है, ऐतिहासिक भूगोल है। ऐतिहासिक भूगोल मानव की उस शाखा में निम्न ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण क्षेत्रीय विभिन्न भौगोलिक संदर्भ में किया जाए। ऐतिहासिक भूगोल क्या होता है, ऐतिहासिक भूगोल का मतलब हो गया हमें ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए भारत हमारा एक देश है, तो भारत देश की जो सीमा है, उसका जो क्षेत्रफल है, उसकी जो जनसंख्या है, ये वनस्पति हैं, ये अध्ययन हम भूगोल में करेंगे। लेकिन ऐतिहासिक भूगोल में हम अध्ययन करेंगे कि भारत जो देश है उसकी उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, कि उसका नामकरण कैसे हुआ। तो ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं, जो कोई भूकंप आया है, ज्वालामुखी आया है, इस तरह की जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, किस तरह से दूसरे जो विदेशी हमारे देश पर आक्रमण किए, किन कारणों से किए, कब तक हमारा देश गुलाम रहा, तो ये चीज़ों का अगर हमको अध्ययन करना है, भारत का क्षेत्रफल पहले कितना बड़ा था, तो ये सारी चीज़ों का अगर हमें अध्ययन करना है तो हमें ऐतिहासिक भूगोल का अध्ययन करना पड़ेगा। ये सारे जो तथ्य अभी हमने देखा, ये मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा है। ये सारे पहलू जो हैं ये मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है, क्योंकि मानव भूगोल में उन्हीं चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जिसकी रचना मानव ने की है। मैंने आपको पहले बता दिया है। तो अगला जो पॉइंट हमारा है, अगले पॉइंट में देखिए हम देखेंगे, अगले पॉइंट में हम देखेंगे सैन्य भूगोल। अगला जो हमारा पॉइंट है सैन्य भूगोल है। सैन्य भूगोल में सैन्य भूगोल का उद्देश्य स्थल तथा समुद्र के भौगोलिक क्षेत्र का युद्ध की घटनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट करता है। सैन्य भूगोल में क्या होता है, सैन्य उद्देश्य स्थल और समुद्र के भौगोलिक चरित्र, यानी भौगोलिक जो क्षेत्र है, वो हमारा जो भूमि है, क्या वो जो स्थलीय सीमा हमारी है, जलीय सीमा है, वो कहाँ तक विस्तृत है, और उसका जो सीमा रेखा है वो किससे मिली हुई है, समुद्र से मिली हुई है या किसी दूसरे देश से मिली हुई है, जो सामरिक क्षेत्र की दृश्य हमारा देश की जो सीमा रेखा है वो किस तरह की है। तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम जो है सैन्य भूगोल में अध्ययन करते हैं। और अगला हमारा है कृषि भूगोल। कृषि भूगोल मानव की इस शाखा में विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले पर्यावरण के संदर्भ में कृषि संबंधी तत्वों का अध्ययन किया जाता है। कृषि भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है, कृषि का अध्ययन किया जाता है। और कृषि क्या है, कृषि का निर्माण किसने किया, मनुष्य ने किया है। दुनिया के तमाम जो देश हैं, तमाम जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर अलग अलग प्रकार की भौगोलिक दशाएँ पाई जाती है, और भौगोलिक दशाओं पाए जाने के कारण वहाँ पर अलग अलग प्रकार की खेती होती है। तो इन सब का अध्ययन कृषि भूगोल में किया जाता है, क्योंकि कृषि का जो प्रभाव है वो पर्यावरण से प्रभावित होती है, और पर्यावरण से प्रभावित होने के कारण ही अलग अलग प्रकार की खेती अलग अलग क्षेत्रों में की जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट है मानव भूगोल की अन्य उपशाखाएं। मानव भूगोल की अन्य उपशाखाएं कौन कौन सी हैं? मानव भूगोल की अन्य उपशाखाएं हैं अधिवास भूगोल। अधिवास भूगोल जिसमें मानव बस्ती बना के रहता, बस्ती होती है जहाँ मनुष्य रहता है, किस किस तरह के अधिवास बनाता है, मकान बनाता है, वो समय और परिस्थिति के हिसाब से, भौगोलिक कंडीशन के हिसाब से वो मकान मनुष्य अलग अलग तरह का बनाता है।
जैसे कनाडा में मकान जो बनाए जाते हैं ज़्यादा शंकु के आकार का उसका छत होता है, क्योंकि वहाँ बर्फ़ ज़्यादा गिरती है तो शंकु का आकार उसका छत होता है, तो बर्फ़ क्या होती है छत पे नहीं जम पाती है और धीरे फिसल के नीचे आ जाती है। बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है, शंकु के आकार का मकान बनाया जाता है। जैसे एस्किमो जो लोग हैं बर्फ़ के मकान बनाते हैं टुंड्रा प्रदेश में, और जहाँ पर गर्मी वाला क्षेत्र है भूमध्य रेखीय प्रदेश, वहाँ पे जो लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पर ज़्यादातर ये जो है ज़्यादातर विंडो का यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा हवा चाहिए, गर्मी होती है। जहाँ ठंडे प्रदेश वहाँ जो मकान बनाए जाते हैं तो वहाँ विंडो का इस्तेमाल कम होता है, और जहाँ ठंडा प्रदेश होता है वहाँ पर मकान के दरवाजे ज़्यादातर पूरब में लगाए जाते हैं। तो मकान बनाने की जो है जो मकान होता है वो भौगोलिक पर्यावरण के आधार पर तरह तरह के मकान बनाए जाते हैं। तो अधिवास भूगोल है, नगरीय भूगोल है, चिकित्सा भूगोल है, संसाधन भूगोल है, परिवहन भूगोल है, वाणिज्य भूगोल, औद्योगिक भूगोल, व्यवहारिक भूगोल है इत्यादि। तो ये सारी जो उप शाखाएँ हैं, इन उप शाखाओं का भी मानव भूगोल में ही अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ये भी सारी उप शाखाएँ मानव ने, जैसे परिवहन है, ट्रांसपोर्ट है, इसकी रचना किसने की है? मानव ने की है। तो परिवहन भूगोल भी मानव भूगोल की उप शाखा है। संसाधन भूगोल है, संसाधन जो भूगोल है, संसाधन, हालांकि संसाधन प्रकृति ने दिया है, लेकिन संसाधनों को उपयोगी कौन बनाया है? मनुष्य ने बनाया है। जैसे जब तक धरती के अंदर लोहा था, जब तक मानव को उसका ज्ञान नहीं था तो वो संसाधन नहीं था, लेकिन मानव को उसका ज्ञान हो गया, मानव ने लोहा को खोज निकाला और उसको अपने उपयोगी बना दिया। लोहे से विभिन्न तरह के कल पुर्जे, कारखाने, मशीनें, हथियार, उपकरण, औजार बना रहा है। तो आज वो संसाधन मानव के लिए बहुत उपयोगी हो गए। तो संसाधन भूगोल उससे जो नई रचना कर रहा है वो भी एक प्रकार संसाधन भूगोल मानव भूगोल की अन्य उपशाखा है। तो इसमें ध्यान आपको एक सबसे महत्वपूर्ण देना है कि मानव भूगोल की जो शाखाएं हैं उसमें उन्हीं तथ्यों का अध्ययन किया जाना है जिनकी रचना मानव ने की है, जिसका निर्माण में मानव की पूरी जो सहभागिता है। ये मानव भूगोल की शाखाओं के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें देखिए मैंने सारा जो मानव भूगोल के अंतर्गत जिन चीज़ों का अध्ययन किया जाना है, मानव भूगोल की जो शाखाएं हैं उनमें किस किस का अध्ययन किया जाना है, मैं ज़्यादातर इसमें मैंने आपको बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे आप देखेंगे तो ये निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि मानव भूगोल में हमें किन किन तथ्यों का अध्ययन किया जाना है, मानव भूगोल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये जो है मैंने स्पष्ट कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये जो कंसेप्ट है मानव भूगोल की उपशाखा का समझने में आपको सहायता मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आप इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो बताई जाएगी। थैंक यू।